गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। यदि आप भी बिहार में स्टेट परीक्षा देने की तैयारी किए हैं, यानी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से इजी वे में आपको एग्ज़ाम निकाल लेनी है, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट लाया हूँ। और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़कर कम मेहनत में ज़्यादा फायदा आपको कैसे मिलेगा, ये सब मैं इस क्लास के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। आप जुड़ते जाएं, लोगों को जोड़ते जाएं। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसका फ़ी है 249, ओनली 249। और आप इस नंबर पे पेमेंट करके 9771170644 पर पेमेंट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे नाम दिखाएगा राहुल कुमार सिंह, जो कि मैं राहुल सर ही बोल रहा हूँ। तो आप इस पे पेमेंट करके ग्रुप में जुड़े। स्टेट क्या होता है, कैसे निकालना है, ये बहुत आसानी से आप निकालेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट शिक्षण कला का जो 50 यानी इससे 30 और अन्य दक्षता 20 कुल 50 प्रश्न जो सभी विषय के लिए होता है, उसके क्लास में हम लोग देखेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल को। और देखिए यहाँ पे कब कब एग्जाम हुआ है उस सारे प्रश्नों का जवाब तो हम लोग बारी बारी से सेट वाइज करेंगे। और आज का सेट होगा 18/9/2023 में शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 प्रश्न। ठीक वैसे ही ये सेट करा दूंगा, साथ ही साथ तुक्का भी बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र, जो कि आपको उत्तर नहीं पता हो तो क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को, पूरे विश्लेषण के साथ यहाँ दिया गया है। पहला प्रश्न है तथ्यों से संबंधित ज्ञान है। तो तथ्यों से संबंधित ज्ञान प्रतिक्रियात्मक ज्ञान कहलाती है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया गया है, आप इसे भी स्टडी कर सकते हैं पॉज करके। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप के को आकार देना है, तो ये हो जाएगा संश्लेषण। देखिए विश्लेषण संश्लेषण से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देने की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित कर नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संश्लेषण। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोत्साहन। जो सामाजिक कौशल और सहयोगी कार्य योजना है ये प्रोत्साहन नहीं है, ठीक है, नहीं होती है तो ये प्रोत्साहन को नहीं होती है। सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है, मतलब कि देखिए शिक्षण विधि तो ये सब है, व्याख्यान विधि, संगोष्ठी विधि, परियोजना विधि, कार्यभार विधि। तो इसमें आपको निगेटिव ढूंढना है और उम्मीद है कि आपको निगेटिव दिख गया होगा कि इसमें निगेटिव क्या हो सकता है। तो व्याख्यान सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि व्याख्यान है, ठीक है, व्याख्यान नहीं डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी प्रो, ये संगोष्ठी। 4 का क्या हो जाएगा? 4 का जो उत्तर है ये हो जाएगा डी संगोष्ठी। आप यहाँ देख सकते हैं 4 का उत्तर संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है 5 नंबर शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी और वास्तविक समस्या में शामिल करता है, तो ये हो जाएगा श्रुत लेख। श्रुति लेख आप लोग कराते होंगे या श्रुत लेख समझते होंगे, सुनकर लिखना है। तो शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है वो है श्रुत लेख। क्या हो जाएगा? श्रुत लेख। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं किस कार्य में? तो व्याख्यान विधि में जब आप व्याख्या करेंगे, देखिए खेल विधि में तो वो सक्रिय होंगे, खेलेंगे, अनुसंधान विधि में भी वो काम करेंगे, परियोजना कार्य में भी वो काम करेंगे, लेकिन निष्क्रिय यानी कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो ये है व्याख्यान विधि। चलिए अगला, परिसंवाद एक प्रकार का है, तो परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। अनुभाज्य ह्यूरिस्टिक का अर्थ है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है, देख लीजिए यहाँ, ए जांच करना। ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है?
जांच करना। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं स्टेट पास करना तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे फैसिलिटी आपको क्या क्या मिल जाती है, पीडीएफ और लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में अभी 2 दिन और लाइव क्लास नहीं चलेगा, कारण है कि मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो पीडीएफ लाइव क्लास मिलेगा, उसके बाद तुक्का के साथ पास करने का तरीका और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास, ताकि आपका कोई भी क्लास वंचित ना हो। नेक्स्ट, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहा है, तो खेल विधि किसने दिया था? तो कोल्डवेल कुक ने दिया था। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भ्रमण विधि विकसित करता है, तो भ्रमण विधि प्रत्यक्ष ज्ञान, जब आप कहीं घूमने जाते हैं और अपनी दृष्टि से किसी चीजों को देखते हैं, उसके बाद आप उसके बारे में समझ विकसित करते हैं, तो भ्रमण विधि से प्रत्यक्ष ज्ञान का पता चलता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है, तो शिक्षक की मनोवृत्ति को विषय वस्तु निर्धारित करता है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि है आगमन और निगमन से एक प्रश्न, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपकी सक्षमता हो, सक्षमता में बहुत कम, चाहे आपकी स्टेट हो, इसमें पूछ लिया जाता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि है आगमन विधि। नेक्स्ट, पारंपरिक शिक्षण है। पारंपरिक मतलब पुराने पद्धति। निगमन, सम्मिश्रित, आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है खेल आधारित, प्रयोगात्मक। तो ये खेल आधारित जो है ये परंपरागत विधि है। सामान्य से विशिष्ट उपागम है, तो ये है निगमन। देखिए जब आप साधारण से किसी विशिष्ट खोज की ओर जाते हैं तो निगमन, और विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं तो आगमन। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण है जो वो है आलोचनात्मक निर्णय वाला। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता ना हो, जिस प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट पता ना हो, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्का कैसे मारेंगे? अब बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन चुन लेंगे, यदि दोनों दिया है तो दोनों को चुन लेंगे, उस ऑप्शन में दोनों है तो, नहीं तो सभी है तो सभी के साथ चले जाएंगे। ABCD करके आप लोग तुक्का नहीं मारेंगे। माप में पहला चरण है, तो माप में पहला चरण है क्या मापना है, किसका निर्णय, इसका निर्णय लें। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, जब आपको ऑप्शन दिया गया होगा तो सबसे बड़ा ऑप्शन वो होगा। निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। क्या है? छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। निम्नलिखित में से सही क्रम है, तो परीक्षण, मापन, आकलन और तब मूल्यांकन। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न से अधिक विश्वसनीय होगा? तो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं, निबंध नहीं, संक्षिप्त उत्तर समापन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा। मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते हैं, एग्जैक्ट उत्तर कोई चुन लेता है तो वो अधिक विश्वसनीय माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो इसका जवाब हो जाएगा असंरचित निबंध। असंरचित निबंध। प्रोजेक्ट तकनीकों का उपयोग मूलतः डैश मापने के लिए किया जाता है। खुफिया है, ज्ञान है, आगे देखते हैं क्या क्या दिया है। व्यक्तित्व है, उपयुक्तता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तित्व। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः डैश का प्रयोग किया जाता है, तो ये कार्यक्रम के अंत में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है।
आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, निर्णय प्रमाणित करना। नेक्स्ट, सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परीक्षण। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है, तो एक वर्ग कक्षा अंतराल में आवृत्तियां जो है ये अंकों की संख्या है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है, तो इस अंतर को क्या कहा जाता है देखेंगे, मोड, रेंज। तो देखिए रेंज मतलब अधिकतम, सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान को आप घटाएंगे तो उसे रेंज कहा जाता है, यानी परिसर। आप जो परिसर पढ़ते हैं ना, परिसर, वही चीज ये बोल रहा है। जैसे मान लीजिए 8, 10, 15, 20, तो सबसे बड़ा मान 20 है और इसमें से सबसे छोटा मान जब घटाएंगे जो उत्तर हमें प्राप्त होगा, यही तो रेंज है। यही बात ये बोल रहा है। निबंध प्रकार के प्रश्नों को मुख्य लाभ क्या है? तो छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है। चिन्हित करने के नहीं, चिन्हित तो निगेटिव वर्ड है। ये थोड़ा सा ठीक था, लेकिन आगे देखते हैं। छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकते नहीं, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, उन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों में से नहीं मापा जा सकता। ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो ये है MCQ, यानी मल्टीपल MCQ से क्या पता चलता है कि बच्चों का जो ज्ञान है, चाहे मान लीजिए किसी का, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? आजकल हर चीज में आप देख रहे हैं MCQ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सबसे व्यापक और सटीक ज्ञान की जानकारी देता है। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो ये अल्फ्रेड बिनेट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बड़ा आप देखिए, इसमें भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। 150 प्रश्न में अगर आप 70-80 नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपने DLED और BEd, DLED वाले तो नहीं करते हैं स्टेट, तो आपने BEd किया क्यों? आप प्राइवेट कॉलेज से किए होंगे, कॉलेज नहीं गए होंगे। वहीं जब आप कॉलेज गए होते या CDP बाल विकास पढ़े होते, तो जो 30 के 30 CDP पूछा जा रहा है, 30 में 30 सही होता है। और रहा बात जनरल 20 पूछेगा, तो मान लीजिए जनरल प्लस जनरल होता है, 20 में से अगर 10 भी बनाते तो 30 और 10 40 हो गया। अब बचा 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का, और आप कहते हैं कि मुझे शिक्षक बनना है उस सब्जेक्ट से, और उस सब्जेक्ट में 100 प्रश्न में अगर आप 40 प्रश्न नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 60 मान लीजिए गलत कर दिए, निगेटिव तो है नहीं, तो इधर 40 और इधर 40 कितना हो गया? 80 मार्क्स हो गया। जनरल का पासिंग मार्क्स है 50%, 75 पे। जेंट्स पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ। महिला का 60 अंक चाहिए, 150 का 60 अंक मतलब 40%, मतलब 40% हो जाएगा 60। आपको तो सिर्फ 40% अंक चाहिए ना पास के लिए। उसमें भी अदर कैटेगरी के शिक्षक करें कैंडिडेट को अलग अलग मार्क्स चाहिए। तो ये 30 प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। फिर आगे देखते हैं क्या है। गोवा को अब देखिए सामान्य अध्ययन शुरू हो जाएगा। इसमें 5 रीजनिंग भी होगा और 5 गणित भी होगा। तो देखिए ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी कंप्यूटर साइंस से हो, विज्ञान से हो, सामाजिक विज्ञान से हो, हिंदी से हो, ये 50 प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखें, विश्वास करें, जो ब्रह्मास्त्र मैं दे रहा हूं, कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ के पास होना है, तो इस चैनल पे जुड़ते जाएं और 249 का पे करें और कमेंट इस नंबर पे हाई लिख कर भेजें, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा 9771706644 पे। गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? तो ये बीजापुर के शासक से 1509 में छीन लिया गया था। बाड़ा चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाड़ा चुक्की कर्नाटक में स्थित है। जलप्रपात से भी प्रश्न आया। ब्राउन एटीएम
स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एवं बॉन्ड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर सरकार का विरोध किया था? तो ये चौकीदारी कर। ये बहुत फेमस प्रश्न है, ये बीपीएससी पीसीएस में भी पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने शुरुआत किया और नमक पे जो टैक्स लगता था उसका बहिष्कार करना था, तो वो बहिष्कार किए, लेकिन उसमें बिहार की भी योगदान रही और बिहार वासियों ने चौकीदारी कर देने से उस समय मना किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन, उस समय का ये करेंट अफेयर्स है, आप देख लीजिएगा। वायुमंडल में इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? लेकिन नाम देगा आपको इंग्लिश में, लेकिन यहाँ तो हिंदी में ही दे दिया, क्षोभ मंडल। लेकिन यहाँ देखिए फिर आगे मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर को कहा जाता है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम पता होना चाहिए। आजकल एग्जामिनर हिंदी में भी इंग्लिश नाम दे देता है आपको खाने के लिए। तो जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है, एयर कंडीशनर, एसी जो है, और ये हमारे वायुमंडल से ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन की इकाई किसमें मापी जाती है? तो डॉप्सन में। आप लोग ये चीज याद रखेंगे। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। इनमें से आवश्यक अधात्विक खनिज है, तो कौन सा अधात्विक खनिज है? मतलब धातु नहीं, अधात्विक। कोयला, सिलिका, क्ले, लोहा आ गया तो ये कट जाएगा, सोना आ गया कट जाएगा, चुना पत्थर संगमरमर, तो ये ग्रेनाइट, चुना पत्थर संगमरमर, ये भी धात्विक खनिज में आ जाएगा। कोयला, सिलिका और सीमेंट ये अधात्विक। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33%। आप देख लीजिएगा कितना प्रतिशत है। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं को एक विस्तृत संख्या एक साथ एक डैश बनाती है, तो क्या बनाती है? खाद्य जाल बनाती है, खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल। इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो ये तेल। क्या हो जाएगा? तेल। देखिए ये हो गया सामान्य अध्ययन, लेकिन अब जो प्रश्न शुरू होगा वो गणित रीजनिंग मिला करके होगा। देखिए यहाँ से 41 नंबर से गणित का प्रश्न शुरू हो गया। परिवार के 7 सदस्यों का औसत आयु 75 वर्ष, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष, 6 महीना है। 74 वर्ष 6 महीना मतलब 74.5 है। ये पॉइंट में कर लीजिए, सॉरी 5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 6 महीना आधे महीना हुआ ना, तो 74.5। तो देखिए क्या करना है, तो 7वें सदस्य की आयु के लिए आप ये 7 में 75 से गुना कर लीजिए, सातों का योग निकल जाएगा आयु का। फिर आप 6 में सारे ये 75 से गुना किए और 6 में सारे 74 से आप गुना कर लीजिए। ठीक है, जो अंक आएगा उसे घटा लीजिए। तो 75 में आपने किया, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है सॉल्यूशन। 75 में 7 से किया तो 525, और 74.5 में 6 से किया तो 447। तो ये 7 लोगों का आयु का योग आ गया, ये 6 लोगों का। तो 7 लोगों में से 6 लोगों का आप घटाएंगे तो एक व्यक्ति की आयु मिल जाएगी जो कि 78 वर्ष है। बहुत आसान होता है। मैं जब लाइव आऊंगा ना, लाइव ट्रेनिंग बीच जा रहा है फ्राइडे को, तो आपका इतना अच्छे से तैयारी करा दूंगा कम समय में, 1 सप्ताह में, कि आप सभी का स्टेट निकल जाएगा। इतना विश्वास जरूर आप रखिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए।
यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है, साधारण ब्याज की गणना करें। फॉर्मूला न लगाएं, ये 50,000 आप लिख लें, 4 भी लिख लें, 2% का मान 00 से 00 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। देखिए 4 दूनी 8, 8 पचे 40, कई गो जीरो बचा है? 2 गो। 4,000 रुपया ब्याज आ जाएगा। इसमें मंत्र थोड़े पढ़ना था। अपशिष्ट अंश, इसका मतलब आपको भिन्न में बदलना है। 0.75 पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद 2 गो अंक है डिजिट, तो 1 लिखकर 2 गो 0। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये 3/4 आ जाएगा। दो संख्याओं में सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है, जबकि उनके सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, देखिए ये सामान्य भाजक का मतलब एचसीएफ है। एचसीएफ मेरे भाई कितना है? 8 है। और एलसीएम कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 144 है। एक संख्या आपको दे दी गई है 16, दूसरी संख्या बतानी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम गुना एचसीएफ 8 गुना 144, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक संख्या से भाग दे देंगे। तो 16 नवा 144 और 9 8 72, यानी आपको दूसरी संख्या मिल गई 72। इस प्रकार देखिए भाषा कैसे बदला था। भाषा बदले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये सिर्फ दो संख्या के लिए लागू होता है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कोई तीन चीज दिया रहे तो चौथा आप निकाल लीजिएगा। यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ा दिया जाए तो इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का कोण क्या होगा? तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न ले लिया है। tan थीटा का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे, तो इसका जो एंगल आएगा 20% जब बढ़ा तो ये h/x इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण नहीं बदलेगा। ये देखिए एक बात बताइए, आप क्या बदल रहे हैं यहाँ पे? आप क्या बदल रहे हैं? जो इमारत है, मान लीजिए कोई इमारत है, एक इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी, ये दूरी आप बढ़ा घटा रहे हैं, लेकिन ये कोण की बात तो चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण अपरिवर्तित रह जाएगा। काफी घुमा के सवाल ये दिया था आपको। ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसा कि कंपास के लिए है। देखिए अब रीजनिंग शुरू हुआ, ये भी रीजनिंग टाइप से ही दिया था आपको और गणित सा बनाकर। ओडोमीटर माइलेज के लिए है, ओडोमीटर माइलेज के लिए है, उल्टा कह रहा है। तो कंपास के लिए क्या है? तो दिशा है, कितनी दूर चला ये ओडोमीटर बता दिया। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है। असंगत का पता करना है, मतलब चारों संख्या में 3 एक समान होगा और एक असंगत होगा। तो उत्तर तो आपको दिख रहा है, 91 63 91 भाज्य संख्या है और बाकी अभाज्य संख्या है। 73 किसके टेबल में आता है? सभी संख्याएं अभाज्य हैं, लेकिन 63 91 91 जो है भाज्य संख्या है, तो यही विषम हो जाएगा। श्रृंखला को देखना है, 1 2 2 से आधा कम, फिर आधा कम, फिर आधा कम, तो इससे एक आधा कम क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8। कम की श्रेणी में चल रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो देख लीजिए, आर के बाद 0, यहाँ पे गौर कीजिए, शुरुआत में लास्ट में आर है तो यहाँ शुरू में आर है। तो यहाँ भी देखिए लास्ट में ई है तो शुरू में ई होना चाहिए, 2 ऑप्शन कट गया, तो इसका आंसर जब आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आपसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा।
और रहा बात रीजनिंग मैथ का, तो मैं एईडीओ का जितने साथी फॉर्म भरे बीपीएससी से, वो क्लास 11 अक्टूबर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। और इसका टाइमिंग है रात 9 PM टू 10 PM। इसमें अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसका फी थोड़ा हाई है, 350 रुपी इसका फी है। और टोटल सब्जेक्ट कवर अधिकांश मैं फोकस करूंगा आपके मेरिट वाले सब्जेक्ट पे, जो कि है सामान्य अध्ययन और गणित रीजनिंग। बाकी अन्य तैयारी आप भी तो कुछ मेहनत कीजिए। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो सुरेश खुद पिता है। ये डायग्राम आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा लाइव क्लास में। जैसे फ्राइडे को मेरा ट्रेनिंग खत्म होगा, मैं खुद एक टीचर हूँ बीपीएससी से सिलेक्ट 1 to 5 में ट्री 1 में। तो आप अगर चाहते हैं अपने भविष्य संवारना, शिक्षक बनना, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। कम समय में 2-3 घंटा रोज पढ़ना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ने वाले की नौकरी नहीं होती है जल्दी। अब आप हंसेंगे, सर कैसे कह रहे हैं? देखिए, नौकरी होना ना होना बाद की बात है। पहले आप जिस क्षेत्र में कदम रखे हैं उसको अच्छे से जान लें और उसी तरीके से मेहनत करें जो आपको सफलता की सीढ़ी दिखते जाएगी और शिखर तक आप पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और आपके पास अगर समय नहीं है, कम समय है, और आप चाहते हैं 5 मिनट में सब कुछ ज्ञानी मानव बनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा, अब दूसरे चैनल पे जाइए। अगर आपको पास होना है, रिजल्ट में शामिल होना है, तब इस चैनल पे आइएगा। धन्यवाद।